सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसके हाथ पर एक नाम गुदा हुआ है, एक ऐसा नाम जो उसकी असली पहचान है, लेकिन वो खुद नहीं जानता कि ये नाम उसे किस खतरनाक दुनिया से जोड़ता है। और जिस दिन उसे अपनी असली पहचान का सामना करना पड़ेगा, उसी दिन उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मनी से भी टकराना पड़ेगा। एक ऐसी दुश्मनी जो उसके जन्म से भी पहले शुरू हो चुकी थी। ये कहानी है पल्ली चट्टम्बी की। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है सन 1930 में केरल और कर्नाटक की सरहद पर बसे एक इलाके में। यहाँ जमींदारों का राज चलता है, गरीबों का खून चूसा जाता है, चंद ताकतवर लोग ही सारी जमीन के मालिक हैं। और इसी दौर में एक जमींदार का नाम पूरे इलाके में दहशत फैलाए रखता है। उसका नाम है पट्टेलार कुंजाम्बू नाम्बियार, जिसे लोग गुस्से और डर से दी ग्रेट कहकर बुलाते हैं। इतना ताकतवर कि अंग्रेज सरकार भी उससे डरती है। इसी नाम्बियार के गुंडे एक दिन एक निर्दोष परिवार पर हमला बोल देते हैं, या तो लूटपाट के लिए या फिर उनकी जमीन हड़पने के लिए। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, घर जलाए जाते हैं। इस हमले में पूरा परिवार मारा जाता है, सिवाय एक छोटे से बच्चे के। वही बच्चा इकलौता जिंदा बचता है, मासूम, बेबस, अपने परिवार की लाशों के बीच अकेला रोता हुआ। उसके हाथ पर एक टैटू गुदा हुआ है जिस पर लिखा है कृष्णा पिल्लई। ये नाम एक जाने माने कम्युनिस्ट नेता के नाम से मिलता जुलता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस मासूम बच्चे का परिवार असल में उसी जमीन का सही और कानूनी मालिक था जिसे नाम्बियार हड़पना चाहता था। यानी इस बच्चे की किस्मत में जन्म से ही एक बड़ी लड़ाई लिखी जा चुकी थी। इस बच्चे को एक ईसाई पादरी और कुछ हिंदू परिवार मिलकर बचा लेते हैं। वो उसे अपने बेटे की तरह पालते हैं, प्यार से बड़ा करते हैं। इस गांव में जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ भेद सिर्फ अमीर और गरीब के बीच है। लेकिन किस्मत यही नहीं रुकती। कुछ सालों बाद इसी बच्चे के पालक परिवार और उसकी बहन को भी मार दिया जाता है। इस बार वजह अलग है, लेकिन इसके पीछे भी नाम्बियार का ही पुलिस पर असर काम कर रहा होता है। यानी एक बार फिर इस बच्चे की जिंदगी से उसका सब कुछ छीन लिया जाता है। अब कहानी पहुंचती है सन 1957 में। यही वो साल है जब भारत में पहली बार किसी राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बनती है, और वो राज्य है केरल। इस दौर में पूरे केरल में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसी माहौल में कानियार नाम के एक छोटे से गांव का चर्च खुद को कम्युनिस्टों से खतरे में महसूस करता है। चर्च को लगता है कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए एक ताकतवर रक्षक चाहिए, कोई ऐसा जो उन्हें बचा सके। और चर्च के लोग ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं उसी बच्चे तक जो अब जवान हो चुका है, कृष्णा पिल्लई। चर्च वाले उसे एक नया नाम देते हैं, पोथन क्रिस्टोफर। कानियार पहुंचते ही पोथन अपनी दमदार मौजूदगी से कम्युनिस्टों को धूल चटा देता है। उसकी मस्ती भरी, खुशमिजाज शख्सियत से पूरा गांव उसका दीवाना हो जाता है। बच्चे उसके पीछे पीछे घूमते हैं, बड़े बुजुर्ग उस पर भरोसा करने लगते हैं। वो गांव के युवाओं की एक टुकड़ी बनाता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर सेना। इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां और आदिवासी युवा भी शामिल होते हैं। वो सबको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देता है। हर सुबह मैदान में तलवारबाजी और कुश्ती सिखाता है। धीरे धीरे पोथन इस गांव का हीरो बन जाता है। लेकिन तभी चर्च के सामने एक नई मुसीबत आती है। गांव में एक नाटक होने वाला है जिसका नाम है निंगलेन ने कम्युनिस्टक की। ये नाटक कम्युनिज्म का प्रचार करने के लिए मशहूर है। लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं और इससे प्रभावित होकर कम्युनिज्म की तरफ झुकते हैं। चर्च को डर है कि ये नाटक उनकी पकड़ को और कमजोर कर देगा, इसलिए चर्च पोथन को इस नाटक को रुकवाने का जिम्मा देता है। वो वादा भी करता है कि वो इसे नहीं होने देगा। लेकिन जब वो नाटक की जगह पहुंचता है तभी उसे अपनी मरी हुई बहन की याद आ जाती है। पुराना दर्द फिर से ताजा हो जाता है और उसका दिल इतना भारी हो जाता है कि वो उस नाटक को रोक ही नहीं पाता। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है नाटक की मुख्य कलाकार रेबेका से। वो उसे एक अपहरण की कोशिश से बचाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और यहीं से दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता शुरू होता है। रेबेका उसे बताती है कि उसे भी धमकियां मिल रही हैं क्योंकि वो अपनी जमीन देने से इनकार कर रही है। वो उस जमीन पर एक ऐसा स्कूल बनाना चाहती है जहां हर जाति, हर धर्म का बच्चा बिना किसी भेदभाव के पढ़ सके।
उसकी ये सोच पोथन के दिल को छू जाती है। अगले दिन चर्च पोथन के खिलाफ हो जाता है। उन्हें लगता है कि पोथन ने अपना काम पूरा नहीं किया और उसने अपनी असली पहचान भी छिपाई है। चर्च उसे कानियार से निकाल देता है। अपने घर लौटते वक्त पोथन की मुलाकात फिर से रेबेका से होती है। दोनों एक ही बस में सफर करते हैं। इसी सफर के दौरान दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। प्यार की एक नई डोर बंध जाती है, लेकिन पोथन के बस से उतरते ही किस्मत एक क्रूर मोड़ लेती है। रेबेका का सफर आगे जारी रहता है और रास्ते में उसे बड़ी बेरहमी से गोली मार दी जाती है। ये गोली चलाता है रैरू रामन्ना नाम का एक खूंखार पुलिस अफसर, जो मासूम लोगों को मारने और हिंसा भड़काने के लिए बदनाम है। रामन्ना के इशारे पर पूरे इलाके में दंगे भड़क उठते हैं। गांव के बाद गांव जलने लगते हैं। कई मासूम लोगों की जान चली जाती है। कृष्णा पिल्लई खुद एक ऐसे ही दंगे को अपनी आंखों से देखता है और उसे हैरानी होती है कि दंगा करने वाले लोग एक अलग ही भाषा बोल रहे हैं। यानी ये दंगा असली नहीं, बल्कि किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। बाहर से लाए गए लोग जानबूझकर हिंसा फैला रहे हैं ताकि सारा दोष कम्युनिस्टों पर मढ़ा जा सके। इसी बीच उसे रेबेका की लाश मिलती है। वो टूट जाता है, फफक फफक कर रोता है और उसकी लाश देखकर वो हैरान भी रह जाता है, क्योंकि उसके अंगूठे पर स्याही का निशान है। ये वही निशान है जो वोट डालने के बाद लगता है। इसका मतलब साफ है कि रेबेका सिर्फ एक आम इंसान की तरह अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रही थी। अपना वोट डालकर वापस लौट रही थी, फिर भी उसे बेरहमी से मार डाला गया। दुख और गुस्से से भरा हुआ पोथन उसके शव को वापस कानियार लेकर आता है ताकि उसे सम्मान के साथ दफनाया जा सके। इस पूरी घटना ने पोथन के अंदर एक गहरा बदलाव ला दिया है। जो आदमी कभी सिर्फ चर्च की तरफ से लड़ रहा था, अब वो सही और गलत के बीच का फर्क समझने लगता है। उसकी सोच बदलने लगती है। वो समझता है कि असली लड़ाई कम्युनिस्ट या चर्च की नहीं, बल्कि उन ताकतवर लोगों की है जो सत्ता के लिए मासूमों की जान लेने से भी नहीं हिचकते। जो लोग जमीन, जाति और धर्म के नाम पर आम इंसानों को आपस में लड़ाकर खुद अपनी कुर्सी और अपनी दौलत बचाते रहते हैं। इसी बीच कानियार पर एक और बड़ा खतरा मंडराने लगता है। पट्टेलार नाम्बियार अपनी पूरी ताकत के साथ पुलिस बल को कानियार पर हमला करने के लिए भेज देता है। वो चाहता है कि इस गांव को पूरी तरह कुचल दिया जाए ताकि वो जमीन पर अपना कब्जा जमा सके। जिस जमीन के लिए उसने बरसों पहले पोथन के असली परिवार को मार डाला था, वही पुरानी लालच अब फिर से सिर उठा रही है। इस आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई में पोथन एक बार फिर अपनी क्रिस्टोफर सेना के साथ मैदान में उतरता है। गांव का हर एक इंसान, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, हाथ में जो भी हथियार मिले वो लेकर अपनी जमीन बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। वो अपने गांव को, अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। जमकर खूनी संघर्ष होता है। चारों तरफ चीख पुकार और हथियारों की आवाज गूंजती है। धूल और धुएं के बीच पोथन एक के बाद एक पुलिस वालों को धराशायी करता चला जाता है, लेकिन आखिरकार पोथन और उसके साथी पुलिस बल को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। कानियार बच जाता है। गांव के लोग एक बार फिर सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन पोथन के दिल में अब भी एक आग जल रही है। उसकी असली लड़ाई अभी बाकी है। गांव को बचाने के बाद अब वो अपने निजी बदले की तरफ निकल पड़ता है। सालों पुराना दर्द, अपने परिवार का खून, अपनी बहन की मौत और अब रेबेका का चला जाना, सब कुछ उसके अंदर एक ही आग बनकर जल रहा है। वो सीधा पहुंचता है वहां जहां पट्टेलार नाम्बियार एक मंदिर के उत्सव की अगुवाई कर रहा है। वहां उसे लगभग भगवान जैसा सम्मान मिल रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हर तरफ भीड़, हर तरफ जयकारे। इसी भीड़ के बीच से पोथन अपनी नजरें सीधा नाम्बियार पर टिकाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में बरसों का गुस्सा साफ झलकता है। अचानक वो दौड़ता है और नाम्बियार की तरफ एक फावड़ा फेंक देता है, लेकिन नाम्बियार भी बहुत सतर्क निकलता है। वो फौरन अपनी बंदूक उठाता है और गोली चला देता है। और फिर आता है वो आखिरी और सबसे जबरदस्त पल। हवा में उड़ता हुआ वो फावड़ा और नाम्बियार की चलाई हुई गोली दोनों बीच हवा में एक दूसरे से टकराते हैं और ठीक इसी दृश्य के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दर्शकों को कभी पता नहीं चलता कि आखिर उस टक्कर में किसकी जीत हुई। नाम्बियार बचा या पोथन की गोली अपने निशाने तक पहुंच गई। ये फैसला निर्देशक जानबूझकर दर्शकों की अपनी कल्पना पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी पल्ली चट्टंबी की पूरी कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।